सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति के नेतृत्व में अधिवक्ताओं द्वारा कानूनी मार्गदर्शन सेमिनार के तहत कई सारी जानकारियां दी गई। सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति के अध्यक्ष गिरीश राजानी ने बताया कि समिति द्वारा जो ये कानूनी मार्गदर्शन सेमिनार का आयोजन झूलेलाल भवन शक्ति नगर में किया गया। इस सेमिनार में अधिवक्ताओं ने आमजन को बताया कि उनको कैसे उन समस्याओं का सामना करना चाहिए जो उनके जीवन में आती रहती है, जैसा कि घरेलू हिंसा, वसीयत और उत्तराधिकारी संबंधित, वृद्ध जन माता पिता के संबंध, साइबर क्राइम से सुरक्षित रहने के लिए मेडिकल संबंधित सुरक्षित रहने का कानून, महिला और बच्चों संबंधित सुरक्षा के कानून पर कई सारी चर्चाएं हुई। कई समारोह में आम जन के जो सवाल थे उनके भी वहां पर जवाब अधिवक्ताओं ने वहां दिए। इस सेमिनार में हर एक अधिवक्ता ने 20-20 मिनट तक आमजन को अपना निष्ठ परामर्श दिया। इस कार्यक्रम में सभी पंचायत के अध्यक्ष और सभी युवा संगठन के अध्यक्ष उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद की रस्म सिंधी केंद्रीय युवा समय समिति के महामंत्री भारत खत्री ने की। शहर के अच्छे से अच्छे अधिवक्ता और जो भी जानकारी सभी हमारे जो समाजजन है उसका लाभ लें। भगवान झूलेलाल की हमारे ऊपर काफी कृपा है और उसकी कृपा धन आ गया समझे। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। कोई पिता है, उसने काफी अच्छा पैसा कमा लिया, उसकी 3 संतानें हैं। तीनों संतानें जब तक पिता है उसके साथ काफी अच्छे ढंग से रह रही है, परंतु जैसे ही पिताजी चले गए और उन्होंने बाई चांस वसीयत नहीं की या उनको ऐसा विश्वास था कि मेरे परिवार में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, और जब पिता चला जाता है, जब तक पिता है तब तक वो तीनों ही संतानें काफी अच्छे ढंग से घुल मिल के रह रही हैं, और जब पिता चला गया जो उनको जानकारी है। मैं सिंधी समाज की अगर बात करूं तो हमारा सारा समाज 90% से ज्यादा व्यापार में लगा हुआ है। कई सालों से किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो जीएसटी का डिपार्टमेंट हो या पुलिस का डिपार्टमेंट हो, तो एक आवश्यक बन गई थी कि भाई सिंधी फंसा है तो मुर्गा फंसा है। हम कमजोर नहीं हैं, लेकिन अपने व्यवसाय में इतने बिजी रहते हैं कि हमें उन कानून, सारे समाज को इसकी जानकारियों की जरूरत है, चाहे वो महिला हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, युवा। हमसे बहुत सारी जानकारियां हैं अपने हित की, कानून में क्या प्रावधान है उनके बारे में उसको विचार, उसको समझने लगता है। हम लोग अभियोजक हैं। आरजेएस की तैयारी के लिए आपकी कोचिंग क्लासेस भी चलती हैं उदयपुर में, साखला क्लासेस के नाम से। घोषणा है कि उस टाइम से पहले अपनी संपत्ति की व्यवस्था कैसे हो, उसके बारे में एक लिखित व्यवस्था करता है। भारतीय कानून में वसीयत का लिखित होना अबद्धकारी है, वसीयत लिखित होनी चाहिए। वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। देखिए, हम में से कोई भी अगर कोई भी व्यक्ति अपनी वसीयत लिखना चाहे, मैं आनाकानी करता था, तो एक दिन उन्होंने कहा कि देखो मेरे घर में वकील है, तो दूसरा बुलाओ क्या, आपको समय नहीं मिल रहा। तो मैं गया, उन्होंने मुझे कहा लिखो, क्या लिखना था। तो पुराने लोगों की सोच थी, मेरे नाना जी के 3 संतानें, मेरे 3 मामा, सबसे बड़े, फिर मझले और फिर सबसे छोटे, और इत्तेफाक से नाना जी का जो मकान है वो भी 3 मंजिल का। तो उनकी सोच ये रही कि एक काम करो वकील साहब, इसमें लिखो कि सबसे बड़ा बेटा जो है वो मेरा सबसे पहले पूरा होगा, इसलिए उसको नीचे का तल दे दो। मझला बेटा है जो ठीक ठाक चलेगा, इसलिए बीच वाली मंजिल उसके नाम लिख दो। वो सबसे छोटा है तो वो तो लंबे समय तक युवा रहेगा, इसलिए सबसे ऊपर की मंजिल उसको दे दो। बस इतना ही लिखना था, लिख दिया और व्यवस्था हो गई। 2-3 वर्ष पश्चात उनकी मृत्यु हुई, और उसके पश्चात वैसे ही आज भी सबसे बड़ा वाला मामा नीचे है, बीच वाला बीच में, और सबसे छोटा वाला। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ा, एक कागज लिखना पड़ा, और उस कागज को लिखने के बाद सिर्फ आपको 2 गवाहों के वहां साइन करा। जो भी परिवार के मौतबीर हो, जो भी व्यक्ति हो, उनके सिर्फ साइन करवाने कि भाई वो इस बात का साइन कर रहे हैं कि ये जो वसीयत करी है, जिस भी व्यक्ति ने वसीयत लिखी है, राजी खुशी लिखी गई। इन पर कोई दबाव नहीं था, हम इनको जानते हैं और पहचानते हैं।
तो वसीयत का केवल कानूनी शब्दों में कहूं तो अटेस्टेशन पर्याप्त, अनुप्रमाणीकरण जरूरी है। और अनुप्रमाणीकरण का जो अर्थ है वो यही अर्थ है कि किसी दस्तावेज पर 2 या 2 से अधिक साक्षियों के हस्ताक्षर जो इस बात का प्रमाण करते हैं कि वे दस्तावेज को बनाने वाले व्यक्ति को जानते पहचानते हैं और दस्तावेज को बनाने वाले व्यक्ति ने उनके सामने राजी खुशी बिना किसी दबाव के हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त किसी कानूनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, ना किसी वकील साहब को फीस देने की आवश्यकता, ना कोई कानूनी स्टाम्प ड्यूटी की आवश्यकता है। तो जब भी कभी वसीयत लिखनी हो तो एक कोरा कागज और 2 गवाहों की आवश्यकता पड़ती है। तो एक कागज पर वसीयत लिखी जाए, इच्छा पत्र भी कहा जाता है वसीयत को, कि एक व्यक्ति की अंतिम इच्छा कि वो किस प्रकार से अपनी संपत्ति का बंटवारा करे। तो इसके लिए बहुत आसान है, हम सभी व्यक्ति अपने घर में स्वयं वसीयत लिख सकते हैं। बस 2 परिवार के सामाजिक लोगों को, परिवार के लोगों को बतौर गवाह उस पर नीचे साइन करा दिया जाए, तारीख लिख दी जाए। वसीयत के बारे में इतना कानून पर्याप्त है। वसीयत के लिए रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं है, रजिस्ट्री ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं है। ये हमारी इच्छा है कि अगर हम चाहें तो वसीयत को रजिस्टर्ड करा सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड रूप में पड़ा रहेगा। पर क्या होता है कि मानव का स्वभाव में सदैव परिवर्तन होता रहता है। कई बार क्या होता है कि बड़ा बेटा अच्छा लगने लगता है, कुछ साल बाद छोटा अच्छा लगने लगता है, कुछ साल बाद शायद दोनों ही बेटे अच्छे नहीं लगे, बेटी अच्छी लगने लग जाए। तो परिवर्तनशील है। मैंने कई बार कई परिवारों की 5-5 वसीयत भी बनाई, कभी बड़े के नाम बनाई, कभी छोटे के नाम बनाई, कभी बेटी के नाम बनाई। तो एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितनी वसीयत कर सकता है? इस आप जीवन काल में मर्जी आए जितनी वसीयत कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति की जो आखिरी वसीयत है वही वसीयत वैलिड रहेगी उसके मरने से जस्ट बिफोर। तो मृत्यु से पहले की जो वसीयत है वही वसीयत वैध रहेगी, ही वैलिड रहेगी। इसलिए चाहे आपने वसीयत रजिस्टर भी करा दी और रजिस्टर कराने के बाद आपने एक वसीयत और कर दी, तो जो अंतिम वसीयत है उसको मान्यता दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि जो रजिस्टर्ड वसीयत है उसको मान्यता मिले, इस प्रकार का कानून नहीं। क्यों? कि व्यक्ति का इच्छा पत्र है, बदलाव होता रहता है। तो इच्छा पत्र के माध्यम से इस प्रकार से बदलाव किया जा सकता है। कानूनी सलाह को भी वसीयत लिख सकता है। सिर्फ जरूरी जो बात है, जो मैंडेटरी है, आवश्यक चीज है कि उस वसीयत पर 2 गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और वो गवाह भी सिर्फ इतनी बात की गवाही दे रहे कि वसीयत करने वाले ने हमारे सामने साइन किए, हमारे सामने, और हम इसको जानते पहचानते हैं। वसीयत में क्या लिखा है, क्या चीज किसके नाम की है, गवाहों को उससे कोई लेना देना नहीं है। गवाह अगर वसीयत के कंटेंट ना भी जाने तो भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो वसीयत पर सिर्फ इतनी ही औपचारिकता है, स्टाम्प ड्यूटी की भी जरूरत नहीं। दूसरी बात रही उत्तराधिकार के बारे में। तो जो विषय मिला महिलाओं बालकों के अधिकार को लेकर, तो उत्तराधिकार अधिनियम हमारे यहाँ बना हुआ, हिंदू सक्सेशन एक्ट भी बना हुआ, भारतीय उत्तराधिकार। जो मूल परिवर्तन आया वर्ष 2005 के बाद, वर्ष 2005 के पश्चात बेटियों को प्रथम वर्ग का उत्तराधिकारी बना दिया गया। तो जो महिला सशक्तिकरण की बात, बेटियां पिता के पुत्र में, पिता की संपत्ति में उतनी ही हिस्सेदार है जितने पुत्र हैं। तो एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार का जो कानून है, तो प्रथम वर्ग के जो उत्तराधिकारी हैं उसमें पहले बेटियों का 2005 से पहले स्थान नहीं था। 2005 के पश्चात बेटियों को स्थान मिला, तो बेटियां भी बेटों के बराबर हक रखने लगी। उत्तराधिकार का कानून बेटियों के पक्ष में बना, महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम किया गया। और जो विषय महिलाओं और बालकों के बारे में, तो उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ शास्त्रों में भी लिखा और शास्त्रों से ही कानून भी बनाए गए।
यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जिस धरती पर नारी का सम्मान होता है उस धरती पर देवता भी विचरण करते हैं। तो नारी का सम्मान कैसे बढ़े, समय समय पर कानून में प्रावधान किए गए, भारतीय संविधान में उसके लिए उपबंध जोड़े गए। आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें तो इक्वलिटी की बात की, तो समता की बात की गई कि नर हो या नारी सब देश में समान है, कानूनों का समान संरक्षण सबको है। आर्टिकल 15(3) में एक विशेष व्यवस्था जोड़ी गई कि महिलाओं और बच्चों के लिए किस प्रकार से उनके सशक्तिकरण के लिए कानून बने। तो स्पेशल प्रोविजन करने की पावर दी गई स्टेट को, सरकार को, कि वो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए नए नए कानून जोड़ सके, उनकी विशेष व्यवस्था हो सके। आज हम रोडवेज की बस में भी जाएं तो आपको महिला सीट दिख रही है, उसके कारण पीछे आर्टिकल 15 का खंड 3 है। हम कहीं लाइन में टिकट लेने जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, वहां पे आपको महिलाओं की अलग पंक्ति दिख रही है, उसका भी कारण हमारा संविधान है। तो संविधान में लगातार उपबंध किए गए। इसके अलावा अनुच्छेद 16 की बात करें तो अवसर में समानता, रोजगार में समानता, तो नारियों को रोजगार की भी बात की गई, उनको भी समान अवसर उपलब्ध कराए गए। फिर बात करें समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 में सुनहरा प्रावधान जोड़ा गया कि महिला हो या पुरुष वर्ग, सबको अगर समान काम करेंगे तो वेतन की व्यवस्था समान रहेगी। इसके अलावा जो मैटरनिटी रिलीफ महिलाओं को दिलाए गए, कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन किए गए। उसके अलावा एक नया अधिनियम भी बनाया गया। वर्ष 2017 में जो मैटरनिटी रिलीफ में 12 सप्ताह की छुट्टियां मिलती थी, उनको बढ़ाकर 26 सप्ताह तक कर दिया गया। ये भी प्रावधान मैटरनिटी रिलीफ में जोड़े गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी प्रावधान रखा गया। सरकारी पहल की गई। पंचायती राज निकायों में 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई महिलाओं की, ताकि महिलाओं का राज्य स्तर पर, महिलाओं का राजनीति में सक्रिय हो सके, महिलाएं आगे बढ़ सके। बच्चों के लिए कई प्रावधान किए गए, पोस्को का एक्ट बनाया गया। अभी अभी वर्तमान में हमने देखा वर्ष 2015 में जुनाइल जस्टिस का नया कानून मिला, कानून बन के आया। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो निर्भया का बलात्संग का कांड हुआ, उस निर्भया कांड के पश्चात एक बड़ी सी विपदा सामने आ गई कि कुछ अब बच्चों की परिभाषा को बदलना जरूरी हो गया। उसमें कुछ व्यक्ति, कुछ अभियुक्त ऐसे थे जो 16 वर्ष की आयु के ऊपर थे परंतु 18 से कम थे, और उन्होंने जो घृणित कार्य किया उसके लिए कानून में बदलाव की आवश्यकता हुई कि इन लोगों को कैसे सजा दी जाए, क्योंकि पुराने कानून के हिसाब से तो 18 वर्ष से कम आयु थी, तो वो कानून का उसका बेनिफिट लेके बच रहे। तो वर्ष 2015 में एक सुंदर अधिनियम तैयार किया गया। अब अगर 16 वर्ष से और 18 वर्ष के बीच का कोई बच्चा है और उसकी सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई जाएगी, और अगर वो मेंटली रूप से सुदृढ़ है, सब समझता है और फिर इस प्रकार से अपराध करता है, तो उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था नए अधिनियम में रख दी गई। इस नए अधिनियम की एक और सुंदरता, इस अधिनियम में केवल अभियुक्त बालकों तक ही नहीं सीमित रहा। इस अधिनियम में देखरेख और जरूरतमंद बालक भी आया। देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, कि भाई हमारे समाज में ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको देखरेख की जरूरत है, संरक्षण की जरूरत है, तो उसके लिए इस अधिनियम में सीडब्ल्यूसी के मार्फत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से एप्लीकेशन लगा के उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जा सकती है। बस अभाव है तो जानकारी का, कानून की जानकारी हमको नहीं है। अगर हमको कानून की पूरी जानकारी है तो कोई छोटू हमें चाय बेचता हुआ नजर नहीं आएगा, किसी ढाबे पे कोई बच्चा काम करता नजर नहीं आएगा। क्यों? कि अगर हमें जानकारी, हमें लगता है कि किसी बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो 1098 की एक चाइल्ड लाइन की व्यवस्था, एक फोन करने की आवश्यकता, और उस एक फोन के माध्यम से चाइल्ड हेल्पलाइन से जुड़ेंगे बच्चे को वहां से रेस्क्यू किया जाएगा, और सीडब्ल्यूसी जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो उस बच्चे के पुनर्स्थापना की व्यवस्था करेगी, उसे बाल गृह में भेजेगी, उसके शिक्षा की व्यवस्था करेगी, और उसके पश्चात आफ्टर केयर समाज में उसे कैसे जोड़ा जाए, समाज में उसे क्या अवसर दिए जाए रोजगार की, तो आर्थिक सुविधा देने तक के भी प्रावधान है। छोटे बच्चों को जो पालने में छोड़ के जाते हैं उनके लिए एडॉप्शन का प्रावधान है कि उन्हें दत्तक किया जाए, विदेशी दत्तक तक के प्रावधान इस अधिनियम में दिए गए। तो एक बहुत सुंदर अधिनियम लेजिस्लेचर ने बच्चों के लिए बनाया। अगर इस अधिनियम की जानकारी हो और हम सब लोग इस अधिनियम को ठीक से
देखिए, और जो मोटे मोटे कार्य, हमें बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा कानून पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बस इतना सा है कि हम चाइल्ड हेल्पलाइन तक पहुंच कर दें, और चाइल्ड हेल्पलाइन वाले और CWC सारे ही काम अपना खुद अपने स्तर पर कर देती है। तो ये बच्चों के लिए जो कानून है, तो एक अच्छा अधिनियम 2015 में हमारे सामने बनकर तैयार हुआ। फिर जैसा मुझे विषय मिला कि पुलिस से संबंधित कुछ बातें करनी है, कुछ जानकारियां देनी। देखिए, पुलिस से वैसे तो हम लोग अधिवक्ता वर्ग हैं, हम यही कहते हैं कि काले कोट और खाकी कोट से काम नहीं पड़े तो ज्यादा बेहतर होता है। पर क्या होता है कि मानव जीवन है, कोई ना कोई समस्या आती है, तो हमें क्या क्या पुलिस के अगेंस्ट सुरक्षाएं मिलती है। अगर किसी के खिलाफ कोई झूठी कंप्लेंट दर्ज हो जाए, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाए, तो हमें क्या, देखिए जो नया कानून बना, इसमें बनता है तो उस कानून के पीछे बहुत सारे लकुना भी हो जाते हैं। विधायिका ने बहुत अच्छी सोच के साथ कानून बनाया था, जो पुरानी सीआरपीसी में आर्टिकल सेक्शन 41 में जोड़ा गया कि पुलिस को डिस्क्रिप्शन दिया कि पुलिस सेटिस्फाई हो तो गिरफ्तार करे, बाकी नहीं करे। अगर कोई व्यक्ति पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहा है तो उसको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि इसका भी धड़ल्ले से मिसयूज हुआ। क्यों? हम करने कुछ गई विधायिका, वो कुछ और गया, सेटिस्फेक्शन ऑफ द पुलिस ऑफिसर। और हम लोग अधिवक्ता वर्ग, कई मेरे सामने अधिवक्ता बैठे हमारे, पुलिस का सेटिस्फेक्शन कैसे होता है तो हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बाकी पुलिस का क्या सेटिस्फेक्शन है। तो ये मिसयूज हो गया। विधायिका काम करने अच्छा गई कि किसी इनोसेंट व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाए, लेकिन परेशान नहीं किया जाए उसके पीछे मापदंड क्या, पुलिस वालों की संतुष्टि। तो पुलिस वालों की संतुष्टि तो हम रात दिन काम करते, वो थोड़ा सा गलत हो। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा ठीक किया गया कि पहले परमिशन ले लीजिए, फिर आप किसी को गिरफ्तार कीजिए। दूसरी बात, 0 FIR का प्रोविजन। अब 0 FIR के प्रोविजन को जोड़ा गया। पहले क्या होते थे कि कहीं अपराध हो गया और हम वहां पहुंच गए, मान लीजिए उस जगह पे जहां हमारे साथ अपराध हो रहा है, वहां पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, कोई बड़ी शख्सियत है, हम उसके खिलाफ शायद कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई अभियुक्त है, वो अपने कानूनी सलाहकार से सलाह लेना चाहता है, तो थाने पे अधिवक्ताओं को जाने का अधिकार मिल गया उस व्यक्ति। हालांकि अधिकार तो अभियुक्त को मिला कि वो अपने चहेते एडवोकेट से राय ले सकता है, लेकिन जाएंगे तो हम ही लोग, कहीं ना कहीं हम इसे अपने अधिकार के रूप में भी देख रहे हैं कि ये अधिकार हमको भी प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार के अधिकार हमको कानून ने दिए, गिरफ्तार व्यक्तियों के प्रति ये अधिकार हमें मिले। तो मेरा मानना है कि हम सब लोग, कानून महिलाओं के लिए भी बना, बच्चों के लिए भी बना, सभी व्यक्तियों के लिए कानून बने। इन कानूनों को हम आगे कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए कानूनों को जन जन तक पहुंचाना जरूरी है। छोटी छोटी बातें जानकारी में लाना जरूरी है। जो आज आपकी संस्था के माध्यम से कदम उठाया गया, उसके लिए सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति साधुवाद की पात्र है, धन्यवाद की पात्र है कि उन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम किया, जिससे कि छोटी मोटी जानकारियां हमें मिल पाई। जो जानकारियां हमारे लिए दैनिक जीवन की जानकारियां हैं, जो हमें जानकारी होनी चाहिए। तो कानून के छोटे मोटे उपन जितनी मेरी जानकारी में थे, मैंने आपके सामने रखे। आगे और भी वक्ता हैं तो वो भी अपने अपने विचार रखेंगे। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं मन से कहना चाहूंगा सिंधी समाज के लिए कि मैंने सिंधी समाज के कई मेरे मित्र हैं, मैंने बड़े नजदीकी से देखा है। मुझे सिंधी समाज की एक विशेषता या एक चीज की मैं अपने मन से यह कहूंगा कि अगर कोई काम करने की बात आ रही है तो सिंधी समाज का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है कि वो किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझता। छोटे को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। आप विधि महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप हमें आज वृद्धजन माता पिता की देखभाल, उनके अधिकार से संबंधित कानून एवं महिला और बच्चों की सुरक्षा संबंधित कानून पर हमें जानकारी देंगी। सबसे अनुरोध है तालियां बजाकर डॉक्टर राजश्री चौधरी। वो विधिक कम और पारिवारिक और सामाजिक ज्यादा है। अगर देखा जाए वृद्धजन की बात, कि आज जो है जिस माता की लोरी पिता के थपथपाने से हम सोते थे, आज उनकी आवाज भी हमें बुरी लगने लगी और उनका घर में बैठना भी हमें बुरा लगने लग गया। ऐसी कुछ स्थितियां, जैसे जैसे समाज विकसित होता गया, कुछ परिस्थितियां रही और कुछ हमारे संस्कार टूटते गए, सामाजिक ढांचा टूटता गया और एकल परिवार होते गए।
और जैसे जैसे एक परिवार एकल होते गए और ये समस्या जो बुजुर्ग लोगों के साथ, वृद्धजनों के साथ बहुत ज्यादा है। हमने कई देखे हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो देखे होंगे, हमने सोशल मीडिया पे भी ऐसी ऐसी खबरें पढ़ी होगी जो हमें झकझोर देती हैं। तो सरकार को भी लगा कि हम इसके प्रति कुछ कानून बनाए, और हालांकि हमारा संविधान जब बना था आर्टिकल 41 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी सरकारों को, राज्य सरकारों को कहा गया था कि वृद्धजनों के लिए आप नियम और कानून बना सकते हैं। उसके बाद हिंदू मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत भी वृद्धजनों के लिए कुछ मेंटेनेंस की व्यवस्था थी। सीआरपीसी जो बीएनएसएस हो गया है, उसका धारा जो पहले 125 थी अब 144 के अंतर्गत भी जो है ओल्डर सिटीजन मतलब माता पिता, वृद्ध माता पिता है, उनको मेंटेनेंस की व्यवस्था की गई है। परंतु ये बहुत नाकाफी था। तो 2007 में एक कानून आया, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। मेंटेनेंस मीन्स हम अगर भरण पोषण की बात करें तो उसका तात्पर्य ये है कि आपका रोटी कपड़ा मकान के साथ आपका मेडिकल खर्च। वेलफेयर की बात करें तो आपके समर्थ जो आपके लिए सही हो, रिक्रिएशन हो, आपके हेल्थ के लिए, आपके मानसिक विकास के लिए जो भी सही हो, रिक्रिएशन की बात है वेलफेयर। और बाद में जो पेरेंट्स मीन्स माता पिता। माता पिता यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो माता पिता बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी हैं, इस एक्ट के तहत है कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी होंगे, आपके एडॉप्टिव पेरेंट्स हो गए। कई माता पिता के बच्चे नहीं होते तो वो अपना एडॉप्शन लेते हैं, और स्टेप फादर स्टेप मदर भी इस माता पिता की कैटेगरी में आएंगे। सीनियर सिटीजन आर दोस्त जो 60 साल से ऊपर की आयु प्राप्त कर चुके हैं। सीनियर सिटीजन माता पिता भी हो सकते हैं, माता पिता सीनियर सिटीजन से कम भी हो सकते हैं। माता पिता में जो 50 साल जो किसी भी तरह के अपने आप को मेंटेन ना कर पाए, सब जिम्मेदारी बच्चों पे आती है। बच्चों की अगर बात करें तो बच्चे कौन होंगे? आपके बेटा, बेटी, पोता, पोती। तो ये जिम्मेदारी माता पिता और वृद्धजनों को जो मेंटेन या भरण पोषण करने की जो जिम्मेदारी है वो बच्चों पे है, बेटा बेटी पे है और पोता पोती पे है। अब सुनने में आया 2019 में जो बिल आने वाला है इसके अंदर, उसमें शायद बहुओं को भी जिम्मेदारी दे और दामाद को भी जिम्मेदारी दे। पर अभी तक जो है बेटा बेटी और पोता पोती पर ये जिम्मेदारी है कि अपने माता पिता या सीनियर सिटीजन है। अब सीनियर सिटीजन कई ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके बच्चे नहीं हो, चाइल्डलेस पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, तब तो बच्चे हैं। पर सीनियर सिटीजन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके बच्चे ना हो, तो उसका मेंटेनेंस का जो भार है वो उस बच्चे पे आएगा जो उसका लीगल हेयर होगा, जो उसकी संपत्ति को इनहेरिट करेगा। जो संपत्ति जो है उसके मरने के बाद संपत्ति जिसके पास जाएगी वो लीगल हेयर जो है वो वसीयत जो संपत्ति मरने के बाद जो संपत्ति सक्सेशन से जाएगी वो बच्चा जो है उनकी जिम्मेदारी है, कोर्ट उसको अवगत कर सकता है कि इनकी जिम्मेदारी है। अभी सबसे बड़ी बात जो आपने बोली थी आप स्टार्टिंग में कि 3 बच्चे थे और पिताजी थे, पिताजी के मरने के बाद तो ये स्थिति तब आती है जो पिताजी जिंदा और 3 बच्चे और हो गए, तू रख ले तू रख ले तू रख ले। तो ये जो सामाजिक ढांचा है उस कानून इन चीजों को उन माता पिता की सुरक्षा के लिए ये कानून लाया गया है। बाद में जो है आप इसमें है कि जो माता पिता पीड़ित है या सीनियर सिटीजन जो पीड़ित है वो एक एप्लीकेशन के द्वारा एप्लीकेशन दे सकते हैं मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल। मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट पे या सब डिवीजन पे बनाया जाता है और उसका मेंटेनेंस ऑफिसर होता है। उसका जो मेन जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है वो सब डिवीजन ऑफिसर होगा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। आप अपनी एप्लीकेशन, अगर आप पीड़ित हैं आप अपनी एप्लीकेशन एक सादे कागज पर भी लिख के दे सकते हैं। अगर आप नहीं लिख पाते हैं या आप अनजान है तो किसी या आप नहीं दे पाते हैं, किसी कारणवश घर से बाहर नहीं निकल, तो आप किसी को ऑथराइज भी कर सकते हैं। और अगर ऑथराइज भी नहीं हो पाता है तो कई बार आपके हम जो ट्रिब्यूनल है किसी के कहने पे सुओ मोटो भी जो है इसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। एप्लीकेशन जब मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल में जाती है तो फिर उसका कॉल बच्चों को बुलाया जाता है, नोटिस सर्व किया जाता है और जब नोटिस सर्व होता है उसके 90 दिन के अंदर ये जो है प्रोसीडिंग डिस्पोज हो जाती है। नोटिस सर्व जो बच्चों को किया जाए, बच्चों को बुलाया जाए, सबसे पहले वहां पे भी जो है सुलह की बात की जाती है, काउंसिलेशन होता है, बिठाया जाता है बच्चों को, माता पिता को, उनके बीच के डिस्प्यूट को सुलह करने की कोशिश की जाती है। सामाजिक ढांचे में या पारिवारिक में हम लोग चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी, जैसे उन्होंने बोला कि काले कोर्ट और खाकी कोर्ट से जितना दूरी रह सके भगवान बचाए, और बचना भी चाहिए। क्योंकि जो माता पिता अगर कोर्ट जाए और बच्चे कोर्ट जाके माता पिता
के लिए मेंटेनेंस की बात करें तो ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है। जब सुलह हो जाता है तो 1 महीने में सुलहकार जो है अपनी रिपोर्ट दे देता है। अगर सुलह नहीं हो पाती है किसी कारणवश तो फिर वापस जो है एक प्रोसीडिंग चलती है, ट्रायल होता है और ट्रायल के तहत उसमें केस को सुना जाता है और 90 दिन के अंदर उसको डिस्पोज कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इनको मेंटेनेंस, और कोई क्रिटिकल कंडीशन हो, कुछ ज्यादा टाइम चाहिए होता है तो 30 दिन और एक्स्ट्रा उसको दिया जा सकता है। तो टोटल जो है 120, कम से कम 120 दिनों में इसको डिस्पोज कर दिया जाता है। जब एप्लीकेशन उसके बाद नहीं, अगर बच्चा, उनको बोला जाता है कि जब एप्लीकेशन डिस्पोज होगी उनको आबद किया जाता है मेंटेनेंस दे, और अगर नहीं होता वृद्धजनों के तो वो बच्चे को 30 दिन के बच्चे को जो है कहा जाता है 30 दिन की सजा यानी 1 महीने के लिए जेल भी दी जा सकती है, या फिर उनको जब तक कि वो अपना मेंटेनेंस उनको प्रोवाइड करवा दे। तो ये कुछ ऐसे बच्चों को आबद किया गया है कि सरकार जो है इसके आगे जो बच्चे नहीं देते तो आगे मेंटेनेंस, अगर मान लो बच्चा लड़का माता पिता सेटिस्फाइड नहीं हो या बच्चा सेटिस्फाइड नहीं हो तो वो आगे के जो है एपिलेट कोर्ट में जा सकता है, एपिलेट ट्राइब्यूनल में जा सकता है, जिसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो भी वहाँ पे 30 दिन के अंदर इसको डिस्पोज कर देगा, और अगर उससे भी सेटिस्फाइड नहीं तो फिर वो हाई कोर्ट में जा सकता है। ऐसे कई केसेस आए हैं, और कई केसेस आए हैं जिसमें हाई कोर्ट ने जो है माता पिता को अगर बाहर निकाला है बच्चों को प्रॉपर्टी, जब एक्चुअली मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है जब बच्चा अपनी प्रॉपर्टी को माता पिता अपनी प्रॉपर्टी को बच्चों को गिफ्ट दीद कर देते हैं। हमेशा हमेशा ये ध्यान रखें कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सिर्फ विल ही करें, और विल कितना सरल है अभी साधना जी ने बताया था कि एक पेपर पे लिखना है, 2 गवाहों के सामने आपको लिख के जानी है ताकि आपकी संपत्ति आपके पास रहे और बच्चे आपकी संपत्ति की हिसाब से आपके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करें। हमेशा किसी भी समाज में या किसी भी जगह जो लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो संपत्ति ही होती है। बहुत प्रेम होता है पर संपत्ति जब बीच में आ गया, डिस्प्यूट जहाँ संपत्ति का आ गया वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, अन्यथा ज्यादा ऐसा कोई इशू नहीं बनता। अगर आपका ट्राइब्यूनल हो जाता है उसके बाद ऐसी कई सीनियर सिटीजन जो है वो अपनी चीजें, अपना जो मेंटेनेंस है वो लीगल हेयर से लेगा, जो उसकी संपत्ति का काबिज है या उसकी संपत्ति उसको मरने के बाद मिलेगी। पर अगर वाला आपने गिफ्ट डीड कर भी दी है, इसमें प्रोविजन किया गया है सेक्शन 3 के तहत कि अगर आपने गिफ्ट डीड कर दी है और अब आपको बच्चा, बेटा या बेटी, बहू या दामाद आपको ढंग से नहीं रख रहा, बहू या दामाद जिसमें नहीं है पर बेटा बेटी जो है आपको ढंग से नहीं रख रहे हैं, तो आप वो गिफ्ट डीड को कैंसिल करवा सकते हो। सेक्शन 23 कहता है कि आप गिफ्ट डीड उसको तभी तक होगा जब तक वो आपका भरण पोषण कर रहा है। अगर आपका भरण पोषण वो नहीं कर रहा है तो आप अपनी गिफ्ट डीड को कैंसिल करवा सकते हो। और कई ऐसे केस हैं जिनमें अमित कुमार उसे धानी स्टेट ऑफ हरियाणा के तहत में कहा गया कि गिफ्ट डीड को कैंसिल करके और उनको जो है वापस माता पिता को दी गई और बच्चों को घर से बाहर निकाला गया। अगर बच्चा माता पिता को किसी तरह से घर से बाहर निकाल देता है, उनकी देखभाल नहीं कर रहा है, तो सजा का प्रावधान है, उसको 3 महीने और 5,000 का जुर्माना हो सकता है। अब बिल में जो आ रहा है उसमें 6 महीने और 50,000 का जुर्माने की सिफारिश की गई है। पर ये कानून तो अपनी जगह है, पर कानून से ये लंबा प्रोसेस है। पीड़ित जो वृद्धजन है वो भी तकलीफ में होते हैं, वो जगह जगह जाके अपनी पीड़ा नहीं बता सकते, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो स्टडीज़ हुई हैं, उसमें हुआ है कि 80% जो बुजुर्ग हैं वो घर में चुपचाप सहते हैं, वो बाहर आके अपने परिवार की इज्जत, अपने परिवार के मान को ख़त्म नहीं करना चाहते। तो ये जिम्मेदारी हम आज यहाँ बैठे हुए बच्चों पे, हमारे बैठे हुए युवाओं पे है कि हम अपने माता पिता का ध्यान रखें, अपने माता पिता के साथ उनके संस्कार जो हमें दिए हैं, जब हमें पाला पोसा, जब हम छोटे थे, हमारी एक आज हम यहाँ बड़े हैं, खड़े हैं, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत ढंग से पाला पोसा, इसलिए हम यहाँ आके खड़े हो पा रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो आज हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमने अपने माता पिता का ख्याल रखें, ध्यान रखें, वरना ये जो 2007 का जो कानून है इसके तहत माता पिता मजबूर हो जाएंगे कोर्ट जाने के लिए, जो समाज के लिए कदापि अच्छा नहीं होगा। तो सामाजिक, जैसे सर ने बताया कि हम सामाजिक स्तर पर ही अपने निपटारे कर देते हैं, तो ये बहुत सही है। समाज को बैठ के और आसपास के लोगों को भी, अपने आसपास के बुजुर्ग लोगों का ध्यान रखना चाहिए। कहीं आपको लगे कि
कि बुजुर्ग के साथ कहीं अन्याय हो रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है। मारा पीटा में आप घरेलू हिंसा के तहत भी जा सकते हैं बुजुर्ग, पर वो FIR बहुत लंबा प्रोसेस 2007, तो आप इसमें कंप्लेन कर सकते हैं। तो आसपास का लोग कोई भी आदमी है वो भी उसके थ्रू जो है कंप्लेन कर सकता है। तो आप समाज में समरसता बनी रहे, बच्चे एक दूसरे का ध्यान रखें, हम बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे हमारा ध्यान रखें। इसी आशा के साथ मैं अपना उद्बोधन यही खत्म करती हूँ। थैंक यू वंस अगेन कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया और कुछ शब्द कहने का मौका दिया। को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। आप आज हमको हेल्थ एवं मेडिकल इंश्योरेंस और बीमा कानून के बारे में अपनी जानकारी देंगी। मंच पे आमंत्रित है डॉक्टर। कहूँगी कि ये मेडिकल बीमा नहीं है, ये है मेडिकल लॉज होते हैं। जैसे मेडिकल आपने फील्ड सुनी होगी जहाँ पे एक तरीके की होती है नेग्लिजेंसी और एक होती है अनएथिकल माल प्रैक्टिसेस। अनएथिकल माल प्रैक्टिसेस और नेग्लिजेंसी ये दो एक बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंस रखने वाली फील्ड है जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इस कार्यक्रम को और फिर इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए इससे पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। आज ऐसे कितने घर हैं जिसमें डायबिटीज के पेशेंट्स हैं? लगभग 80% घर हैं जहां पे हमें डायबिटीज के पेशेंट पड़ रहे हैं। तो कुछ डेटाज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी इसको आगे बढ़ाते हुए। अगर आप 1990 की बात करते हैं तो 1990 में जो डायबिटीज के पैरामीटर्स थे, जैसे शुगर लेवल आते हैं ना, आप लोग चेक करते होंगे, आजकल तो हर घर में अवेलेबल मशीन्स हैं। तो शुगर लेवल के जो पैरामीटर्स थे वो थे कम से कम, मतलब आप मान के चलिए 90 से 150 तक, मतलब आपको शुगर मानी जाएगी। अगर लोअर लेवल में 90 से 150 के बीच में ऊपर उठती है तब जाती है, और अपर लेवल तो और हाई था। आज की तारीख में अगर 2024 में वो पैरामीटर्स आप देखेंगे तो वो पैरामीटर्स हो गए 70 से 100। आप समझ सकते हैं जो डिफरेंस। हम मेडिकली एडवांस तो हो चुके हैं, पर अगर हम हमारी शारीरिक क्षमता देखते हैं तो हम एडवांस मेडिकल के साथ हमारी क्षमता को बहुत गिरा चुके हैं। आपका इस ताल्लुक से मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जब 90 में हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज बहुत कम हुआ करती थी तब शुगर के पैरामीटर्स बहुत हाई थे कि 90 के ऊपर जाएगी, 150 के ऊपर जाएगी तो आप डायबिटीज के पेशेंट कहलाएंगे। पर आज की तारीख में जब हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज बहुत एडवांस हो चुकी है और हमारे शुगर के पैरामीटर्स घट चुके हैं, अब ऐसा इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है जबकि हम मेडिकली इतने एडवांस होते जा रहे हैं और ये सारी चीजें। दूसरी चीज मैं आप लोग सन 2000 में गवर्नमेंट का एक नया जो पॉलिसी आया था उसमें इसकी प्राइसिंग रेट फिक्स कर दी थी, जो कि सबसे बेस्ट टेक्निक का आप स्टंट यूज करते हैं उसकी प्राइस होती है 40,000। आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको स्टंट के लिए ऑपरेशन कराने के मिनिमम 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। तो ये होती है मेडिकल माल प्रैक्टिसेस, जहाँ पे नेग्लिजेंसी होती है कि जो गलती सब्जेक्ट का आपको इन्फॉर्मेशन देते हुए मैं एक छोटा सा केस आपके साथ साझा करना चाहूंगी। 2009-10 की बात है जब सी सेक्शन हमारे समान, मतलब कह सकते हैं मेडिकल फील्ड में बढ़ना शुरू ही हुआ था। अगर आज आप WHO की रिपोर्ट देखते हैं तो सी सेक्शन इंडिया में सबसे टॉप पे है। डायबिटीज में इंडिया की जो ग्रोथ हुई है, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज की देखेंगे आप 45% है, बट इंडिया में डायबिटीज की जो ग्रोथ है वो 123% के ऊपर है। वर्ल्ड में 45% और इंडिया में 123% के ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया किस डायरेक्शन में जा रहा है मेडिकल फील्ड को लेके। तो यहाँ पे कुछ कानून ऐसे हैं जो कि हमें एज अ पेशेंट, एज अ फैमिली समझने चाहिए कि हमारे हक कहाँ कहाँ पे जरूरतली हमें कह सकते हैं कि समझने चाहिए, कहाँ कहाँ पे हम इन चीजों से लैग कर रहे हैं, कि कहाँ कहाँ पे हमसे गलतियां हो रही हैं। सबसे पहली जो मेडिकल फील्ड है वो इतनी इमोशनल है, जैसे ही डॉक्टर साहब सामने आते हैं वो भगवान का रूप है, मैं खुद उनका बहुत सम्मान करती हूँ, पर जैसे ही डॉक्टर साहब हमारे सामने आते हैं तो हम हाथ जोड़ के बोलते जो आपको करना है आप करिए, पर हमारे पेशेंट को बचा दीजिए। यहाँ पे थोड़ी सी सजगता आपके परिवार और आपकी सलामती के लिए बहुत जरूरी है। हर फील्ड को इमोशनली हम लेते जाएंगे तो कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे हमारे राइट्स जा रहे हैं वहां पे हमें समझने की जरूरत है। आपने सी सेक्शन के केस देख लिए, आपने हार्ट स्टंट के केसेस देख लिए। अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है ये 2020 का केस है मुंबई के अंदर। कम से कम एक छोटे से कस्बे के अंदर 60 लेडीज का एक महीने के अंदर यूट्रस रिमूवल सर्जरी किया गया।
60 लेडीज, मतलब यूट्रस रिमूवल सर्जरी, क्या सारी की सारी लेडीज को एक महीने में हिस्टेरोटॉमी की प्रॉब्लम हो गई? जो फाइब्रोसिस आप सुनते हैं, यूट्रस में ये प्रॉब्लम हो गई या वो प्रॉब्लम हो गई, और डॉक्टर साहब आते हैं, अगर ये सर्जरी नहीं की गई तो इनकी जान का खतरा है। आप जान सकते हैं ये कितने केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सो इस केसेस की जब रिपोर्ट देखी गई, जब जांच की गई, एक वरिष्ठ अधिवक्ता है मुंबई हाई कोर्ट से, उन्होंने इसके ऊपर जांच करने की तब जाके पता पड़ा कि जैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस में गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को ऐड कर दिया कि लेडीज की यूट्रस रिमूवल की सर्जरीज का चार्जेस भी अब इंश्योरेंस में लिया जाएगा, तो हॉस्पिटल्स में ये सर्जरीज की डिमांड बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि ठीक है, इस लेडी के 2 बच्चे हो चुके हैं, अब 40 की उम्र में आ गई है, तो ऐसा यूट्रस की जरूरत तो है ही नहीं, और बाकी तो मेडिकल अगर तकलीफें बढ़ती है तो चलिए ठीक है, हॉस्पिटल का खर्चा निकलेगा। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, किसी फ्रेटर्निटी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट मैं आपको रियल लाइफ केसेस बता रही हूँ। तो इन केसेस के थ्रू उन्होंने इस सर्जरीज को इतना एक्सट्रीम पे लेके गए, तब केस हुआ, तब जाके पता पड़ा कि इंश्योरेंस जब इसमें जैसे ही ऐड किया गया तो उन्होंने इस सर्जरीज को बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि हॉस्पिटल को इससे कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा बेनिफिट होने लगा। सो इन सारी चीजों से समझने के लिए, और इन सारी चीजों को हम हटा नहीं सकते अपने जीवन से। ये आए दिन किसी को यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को हार्ट से रिलेटेड, और डॉक्टर के पास जाना भी हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इस जीवन में अगर जीना है तो डॉक्टर की जरूरत तो है ही सही। सो इन सारी चीजों को कंटिन्यू करते हुए हमारे राइट्स कहाँ कहाँ पे हैं, जो पेशेंट के राइट होते हैं। सबसे पहला राइट आता है कि अगर आप किसी भी डॉक्टर को कंसल्टेशन फीस दे रहे हैं और वो डॉक्टर आपकी चेयर पे बैठते ही 2 मिनट जैसे ही आपने बीमारी का नाम लिया और उसने दवाई लिखी और आपको वो इशारा करते हैं कि चलिए बस दूसरा नंबर है, तब आपके पास अधिकार है कि आप 5 मिनट बैठ के अपनी बीमारी, अपनी दवाइयों और अपने हर उस लक्षण को उनसे पूछें कि आप कहाँ पे और क्यों दवाई दे रहे हैं और इस दवाई का असर मेरे स्वास्थ्य पर क्या होगा। ये होता है इम्प्लाइड कंसेंट और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, जहां पे एक पेशेंट का राइट होता है कि वो अपने डॉक्टर से अगर 200, 500, 100 रुपए जो भी फीस आपने दिए, जिस तरीके से आप उबर करते हैं, अगर उबर आपको आपके डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचाती है तो आप उनको पैसे देने से मना कर सकते हैं। उसी तरीके से आप किसी डॉक्टर से फैसिलिटीज ले रहे हैं और पैसे दे रहे हैं तो आपका अधिकार है, आप 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जब तक आप पूर्ण संतुष्ट होकर उस चेयर से न उठते हैं तब तक आप वहां पर बैठ सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर आपको कोई भी दवाई लिख के और इशारा करता है कि बस नंबर खत्म है, दूसरा नंबर आ रहा है, तो वहां पे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप वहां पे क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड चीज आती है कि किसी भी सर्जरीज के टाइम पे अगर आपको किसी तरीके की इंफॉर्मेशन, जैसे आपको बोल दिया कि आपके ये परिवार के जन है, इसको हमें हार्ट में स्टंट लगाना है, वैसे हार्ट स्टंट की सर्जरीज अब कम हो चुकी है क्योंकि अब ओपन हार्ट होने लग गई, स्टंट की रेट फिक्स हो चुकी है, तो मोस्टली हॉस्पिटल्स आजकल सजेस्ट नहीं करेंगे आपको, तो आप ओपन हार्ट की तरफ ही जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, जहां तक मेरे केसेस अभी मैं देख रही हूँ इनसे रिलेटेड। सो वी आर नॉट गोइंग टू डीप इनटू दिस, हम इसमें डीप नहीं जाते, बट मैं आपको बताऊंगी इसके आगे जैसे ही इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात आती है, किसी डॉक्टर ने अगर आपको सजेस्ट किया है कि आपके इनकी यूट्रस रिमूवल सर्जरी है या नी ट्रांसप्लांट है, तो सबसे पहले आप उनसे पूछेंगे कि हमें डिटेल में इसकी आप इंफॉर्मेशन दीजिए, ये सर्जरी क्यों की जा रही है, इस सर्जरी के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इस सर्जरी की कितनी जरूरत है आज की तारीख में इस पेशेंट को, और अगर ये सर्जरी मैं नहीं कराता हूं तो उसकी जीवन पे कितना रिस्क है, क्योंकि रिस्क तो आज आपकी मेरी जीवन पे सब पे है। हमें ये भी नहीं पता कि हम इस रूम से किस टाइम पे कब साफ निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, तो उस तारीख में आपके पास ये पूरा अधिकार है कि आप उससे ये चीज पूछेंगे। उसके बाद है कि आपको जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए कहा गया है, अगर कोई पर्टिकुलर पैथ लैब सजेस्ट की जा रही है, कोई पर्टिकुलर आपको दवाई सजेस्ट की जा रही है, तो आपका पूर्ण अधिकार है कि आप उस दवाई के इंग्रेडिएंट्स, उसके अंदर क्या सॉल्ट है, उसकी जानकारी लें। आपको प्रिस्क्राइब्ड नेम से, अगर आप देखते हैं तो पीएम की एक पॉलिसी है जिसमें कहा गया है कि जेनेरिक दवाइयां आपको दी जाएंगी, तो जरूरी नहीं है कि आप उस हॉस्पिटल के अंदर से ही वो दवाई लें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आजकल मैं देखती हूँ जहां से भी आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलता है और आपको कहा जाता है ये वाला बाहर मेडिकल है, आप इससे दवाई लेके आइए। आपका अधिकार है कि आप उसको बोलेंगे डॉक्टर आप इस दवाई का नाम नहीं लिखिए, इस दवाई के अंदर सॉल्ट कौन सा है वो लिखिए, ताकि मैं इसको जेनेरिक से भी, दवाइयों से भी ले सकूं जो उसकी आधी से भी कम कीमत में आपको पड़ती है।
मोस्ट प्रोबेबली जो दवाई आपको 40 से 50 बाहर मिलती है जेनेरिक पे, आपको 1 या 2 रुपए में मिल सकती है इजीली। तो जो परिवार इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो जान नहीं सकते हैं, तो उनका भी हेल्थ केयर पॉलिसीज में ये राइट है कि वो अपनी दवाइयों की पूर्ण जानकारी उनसे ले सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं किसी भी तरीके की सर्जरीज की या किसी, तो आप उनसे अपना पूरा प्रिस्क्रिप्शन डिटेल में लेंगे और उसको समझेंगे कि क्यों इसकी ज़रूरत आपको दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे होता है डायग्नोस्टिक सेंटर से रिलेटेड। अभी बहुत सारे ये केस मेरे साथ ही हुआ, पिछले महीने की बात है। मेरे बेटे बीमार हो गए और मैं उनको लेके गई, उस टाइम पे डेंगू का बहुत ज़्यादा चल रहा था, दिवाली के आसपास की ही बात है। तो मैं जैसे ही लेके गई, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत था कि डेंगू का जो अगर टेस्ट कराते हैं वो 24 से 25 घंटे के बाद या फिर 48 घंटे के बाद कराना चाहिए, ताकि डेवलप हो तब जाके आप टेस्ट कराएंगे। सुबह को बच्चे को बुखार आया और मैं शाम को 7 बजे डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे उसी टाइम पे जिद की कि मैम आप तो जाइए इस पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक सेंटर पे और उसका टेस्ट कराइए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने सर अभी तो 7 घंटे ही हुए। तो उन्होंने मुझे भ्रमित करने के लिए कहा, सर में दर्द है, आंखें जल रही है, बुखार आ रहा है, पेट दर्द है, तो डेंगू तो है ही सही। अब एज अ पेरेंट आप डर जाते हैं कि बच्चे को डेंगू हो गया, प्लेटलेट्स एकदम सडनली कम हो गए, तो जबकि आपको मेरे को इतना बेसिक ज्ञान होना जरूरी है कि किसी भी दवाई और किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर या किसी भी तरीके का आपको अगर टेस्ट कराना है तो एक दवाई बीमारी को डेवलप होने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। अगर कोई भी डॉक्टर इमीडिएट आपको किसी भी तरीके, अनटिल अनलेस कोई बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, अगर इस तरीके के आपको कहा गए तो आपका हक है जानने का कि उस दवाई उस बीमारी को डेवलप होने में कितना समय लगेगा। तो मिनिमम समय जो मेरे केस में था डेंगू का, जो 48 घंटे था, और 6 घंटे में मुझे कहा गया, और जिस डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाने के लिए मुझे कहा गया, तो मैंने क्लियरली उनको डिनाई किया कि सर मैं तो अभी नहीं कराऊंगी। तो सीधा दूसरी लाइन है, रिस्क आपका है मैडम। ऑब्वियसली इतना पढ़ने, इतना ज्ञान लेने के बाद, 10 साल से मेडिकल लॉ से रिलेटेड पढ़ने के बाद, मैंने खुद में भी कंफ्यूज हो गई कि जब इतना बड़ा रिस्क है तो करना क्या चाहिए। तो हमें ये समझना है कि मेडिकल फील्ड वो इमोशनल फील्ड है जहां पे हम अपने डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी को खत्म कर सकते। तो जहां पे हमें हमारी सहजता चाहिए, जहां पे हमारी सजगता चाहिए, वो हम वहां पे खो देते हैं। तो किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए अगर आपको कहा गया है कि आप इसी से कराएंगे, तो आपका अधिकार है ये पूछने का कि नहीं, मैं उस पे जाऊंगा तो क्या गलती होगी, या फिर आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। मोस्ट प्रोबेबली डायग्नोस्टिक सेंटर में 40 से 50% का कट भी होता है। आपको जहां तक इंफॉर्मेशन होगी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, जिन जिन लोगों का काम पड़ा होगा, उन सबको इस तरीके का पूर्ण नॉलेज होगा कि क्या क्या इस चीज में हो रहा है। सो मेडिकल लॉ से रिलेटेड सबसे जो बेसिक चीजें किसी भी एक ले पर्सन के लिए जानने की है, वो सबसे पहली है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट। किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी तरीके की आपकी बॉडी को टच करने से पहले आप अपनी पूरी कंसेंट डॉक्टर से आधा घंटा बैठ के पूछ सकते हैं कि आपका क्या रीजन है। अभी कुछ समय पहले ही, फरवरी की बात है, एक बच्ची का केस आया जिसने इंस्टाग्राम किसी के थ्रू एक लड़के से बात की और वहां पे उसने पिक्चर्स शेयर करना शुरू कर दिया था। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पिक्चर अब उसको ब्लैकमेलिंग हुआ, बहुत सारे लंबा केस हुआ, काफी लंबी बात हुई थी इसमें। तो यहाँ पे मैं उन बच्चियों को और इवन यहाँ पे उन माताओं को, उन पिताओं को ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपकी बच्ची किसी भी तरीके का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं या किसी भी तरीके की ऑनलाइन फ्रेंडशिप या किसी भी डेटिंग ऐप से रिलेटेड अगर कुछ यूज कर रहे हैं, तो आपकी सजगता उसका जीवन बचा सकती है। जिस बच्ची का केस हमारे पास आया था, उसने कम से कम 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। तब पता पड़ा कि उसके पिक्चर्स को आगे से आगे शेयर किया जा रहा था, उससे किस किस तरीके के फेवर्स की डिमांड की गई थी। सो अभी हमारा मोटिव मेन यही है कि यहाँ पे जितनी भी बच्चियाँ किसी भी तरीके का, मोस्ट प्रोबेबली सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्मार्टफोन्स दे रखे हैं। सो इस स्मार्टफोन यूज करने के टाइम पे आप पिक्चर्स किससे शेयर कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, आप कौन सी क्लोन एप्स यूज कर रहे हैं, कौन सी इमेजेस से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अपने बच्चों से बात करिए और पता करिए कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि इतनी देर ना हो जाए कि वो सुसाइड तक चले जाएं, या इतनी देर ना हो जाए कि सामने वाला कोई उनका ब्रेन वॉश कर ले और किसी मेजर स्टेप को वो उठाने के लिए आगे बढ़ जाए। तो मेरा मेन कंसर्न उन बच्चियों से रिलेटेड रहेगा कि अगर आपको ऐसा लगता है, किसी भी, अगर आपको कानून में कोई भी जानकारी नहीं है,
कोई भी जानकारी नहीं है, तो सिर्फ एक छोटा सा एक आर्टिकल है, छोटा तो नहीं, मैं उसको कह सकती हूँ हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसे कहा जाता है आर्टिकल 21 आर्टिकल के अंदर आपको जिस दिन से बच्चा 5वें-6ठे महीने से कंसीव होता है और उसके मरने के बाद तक के सारे अधिकार इसके अंदर आते हैं। तो किसी भी बच्ची के साथ अगर ऐसा कुछ भी है जिसमें कि उसको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है या नहीं, मतलब स्टेप नहीं ले पा रही है, तो मेरे सिर्फ और सिर्फ उनसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आपको जीने का अधिकार है, पूर्ण रूप से अधिकार है। कोई गलती हो जाती है तो भी जीने का अधिकार है, और किसी तरीके की कोई गलती से आप परेशान हैं तो उसको आगे चल के बताने का भी अधिकार है। ये मान के चलिए कि आपको आपका लॉ इतना सपोर्ट कर रहा है सिर्फ आपके बोलने की देरी है। तो वहां पे आप ये सीखिए कि अगर किसी भी तरीके की कोई भी गलती है तो आप हमेशा आगे चल के, ऑनलाइन डेटिंग हो, इंस्टाग्राम हो या कोई भी ऐप अगर आप यूज कर रहे हैं और उसमें कोई गलती आपसे हो जाती है तो आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अपने जीवन को बचाइए और अपने माता पिता से जरूर डिस्कस करिए। आगे मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगी कि नेक्स्ट। जी प्लीज, थैंक यू। जैसे कि अभी आपने बताया कि बच्चियों के साथ कुछ गलत हो रहा है, उस अकॉर्डिंग अगर किसी पुरुष भाई के साथ कुछ गलत हो रहा है, जैसे कि सब कानून महिलाओं के लिए, तो क्या पुरुष प्रताड़ित नहीं होते मैम? अभी ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस में इतना तो नहीं, बट हाँ एक उत्तर प्रदेश का केस है जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस एक मेल ने अपनी वाइफ के अगेंस्ट में किया था, और उसमें मतलब बड़ी मजाकिया सी ही लगेगी आपको बात कि उसके हस्बैंड ने काफी वेट गेन कर लिया था और उसकी वाइफ उनको अदरक के नाम से बोलती थी। इसका केस पे उन्होंने अपने डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया। इसको मैं आगे चलते हुए आपको बताना चाहूंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस फिजिकल अब्यूज की डेफिनेशन से बहुत आगे जा चुका। अब लोग एक दूसरे को मारते नहीं हैं, लोग एक दूसरे को कुछ मारा पीटी या फिर ये सब चीजें नहीं होती। डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन इस इवॉल्विंग दुनिया के साथ इतनी बदल चुकी है कि हम अब इमोशनल डैमेजेस करते हैं लोगों के साथ। हम उनको किसी भी तरीके से मतलब बात नहीं करेंगे, या फिर कह सकते हैं इग्नोर करेंगे, या फिर मेंटली इतना हैरेस कर देंगे कि सामने वाले के पास कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है। और रहा सवाल पुरुष प्रताड़ित होने का, तो डेफिनेटली कुछ कानून ऐसे हैं जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमने महिलाओं को एम्पावरमेंट करते करते इतना एम्पावर्ड कर दिया है कि अब पुरुष दबने लग गए हैं। अब पुरुषों की हालत खराब है। आने वाले 10 साल में मैं देखूंगी कुछ कानून हम पुरुषों के लिए भी बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। जैसा कि अभी हमारे समाज में एक बहू ने 16 साल पहले शादी हुई है, अपने पति को कुछ ऐसे वर्ड बोले, नामर्द, XYZ जो भी मैं बोल के तलाक देने के मात्र 11 दिन के बाद उसने एक अदर कास्ट में शादी करी है। बिल्कुल। और जैसा कि उस पुरुष को प्याज पे पैसा लेके 15 लाख रुपए दोनों को देना पड़ा है, तो मैम उससे वो कानून कहाँ होता है? वो कौन सी धारा होती है जो पुरुष लगा सके उस औरत से? इसमें धारा नहीं, मतलब एग्जैक्टली कोई धारा मैं आपको इसके लिए नहीं बता सकती, बट इतना बता सकती हूँ कि अगर कोई भी फीमेल किसी भी तरीके की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रखती है, पार्लर का काम, पापड़ बनाना, सब्जी बनाना, घर से खाना बनाने का काम, अगर वो इस तरीके से अपनी इनकम कर रही है, तो एक पुरुष को अधिकार है कि वो बता सकता है कि जब इसकी अदर इनकम है, हाँ बच्चे हैं तो बच्चों के मेंटेनेंस का अधिकार पुरुष के लिए रहेगा ही रहेगा, और बच्चों का भी अधिकार रहेगा कि वो अपने पिता से मेंटेनेंस मांग सके। बट जब अगर महिला सशक्त है, महिला अपने लिए कमा सकती है, तो पुरुष के पास पूर्ण अधिकार है कि वो कोर्ट में इसकी एप्लीकेशन लगा सकता है कि ये लेडी अर्निंग कर रही है, ये अपना संभाल सकती हैं। रहा सवाल मेरे बच्चों का, तो मैं उनकी स्कूल और उनकी शिक्षा का खर्चा उठा सकता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा मेंटेनेंस का खर्चा किसी पुरुष पे डाला जाए। और कुछ अगर हो तो बहू तलाक ले रही है अपने पति से, वो अपने ससुर पर वो करती है कि जो भी उसके पास जमीन जायदाद है उसमें से मुझे 50% चाहिए। तो क्या ये भी हो सकता है और ये क्या सही है? अगर आप यहाँ पे उसकी राइट की बात करते हैं कि वो अपने अधिकार से रिलेटेड वो उससे अपने ससुर से मांग रही है, तो ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे हिंदू लॉ के अंदर बहू के पास अपने ससुर की प्रॉपर्टी से किसी भी तरीके का अधिकार मांगने का हक नहीं है। अनटिल एंड अनलेस अगर प्रॉपर्टी उसके पति के नाम पे नहीं है, तो वो किसी भी तरीके का अधिकार अपने ससुर से उस प्रॉपर्टी को मांगने के लिए नहीं कर सकती है।
ऐसा केस अभी कुछ समय पहले मेरे पास भी आया था, जिसमें कहा गया था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने से पहले हस्बैंड ने अपनी प्रॉपर्टी अपने फादर के नाम पे कर दी। तो अगर इस तरीके से कुछ सोच रख के किया जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे लड़की का अधिकार है कि वो उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकती है। बट अगर प्रॉपर्टी सिंस बिगिनिंग ससुर के नाम पे है तो यहाँ पे बहू का कोई अधिकार नहीं है कि वो उससे उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगे। हाँ, अगर वो उस पति की डेथ हो जाती है, अगर वो उसी घर में रहती है तो उसकी मेंटेनेंस, उसके बच्चों की मेंटेनेंस का अधिकार वो अपने ससुर से मांग सकती है, बिल्कुल मांग सकती है। जानकारी और मार्गदर्शन देंगे डॉक्टर कुशाल जी नाथ मंच पे आमंत्रित हैं। आपके साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है। अब साइबर क्राइम हो चुका है। अब आपने गए पुलिस स्टेशन, आपने रिसर्च करी या फिर कंप्लेंट करी, कुछ निष्कर्ष हुआ, निकला ऐसा कुछ आया है? नहीं आया। तो अपन एक एक्टिविटी कर सकते हैं। आप सब अभी अपना मोबाइल फोन निकालेंगे, अपन देखते हैं कि किस किस के नाम पर कितने सिम रजिस्टर्ड है। अपन नॉर्मली अपन को पता होता है कि अपन ने एक सिम खरीदी है, ले ली है और आगे काम चल रहा है। पर एक अपन चलो कभी आप ना अपना फोन निकालिए और क्रोम ओपन कीजिए। हेलो, ठीक है। सब EAFCOP क्रोम पर, गूगल पर EAFCOP, हाँ पोर्टल में, उसके ऊपर जाइए और अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर एंटर कीजिए और वो आपका एक कैप्चा आएगा, वो फिल कीजिए। EAFCOP पोर्टल पर जाना है, अपना नंबर एंटर करना है और उसके ऊपर एक कैप्चा आएगा, उसको फिल करके एक OTP देना है। उसके अंदर क्या होगा कि आपके नाम से कितने सिम रजिस्टर्ड है ये पता चलेगा। एक छोटी सी एक्टिविटी अपन इसको पहले परफॉर्म करते हैं। नहीं बता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बस लिख लीजिए। ओके, ये सही। हाँ, कैप्चा फिल करना है। अभी कैप्चा फिल कीजिए और OTP आएगा, फिर OTP को फिल कीजिए। हाँ, नंबर करके पोर्टल है जो इंडियन गवर्नमेंट का है। ये अपन को ये बताता है कि अपने नाम के ऊपर कितने सिम रजिस्टर्ड है। क्या पता है आपके नाम पे ऐसी कोई सिम रजिस्टर्ड है जो आपने कभी ली नहीं हो और वो फेक हो। एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे साइबर क्राइम्स के ऊपर, लेटेस्ट साइबर क्राइम्स के ऊपर। और मैं सजेस्ट करूंगा कि है ना किस तरह से अपन साइबर क्राइम से बच सकते हैं, कब किस तरह से अपने फोन को सेफ्टी रख सकते हैं, उसको लेकर अपन बात करेंगे। कोई भी एक जरा कीजिए जिससे कि आप पता कीजिए आपके नाम पर कितनी सिम है, उसमें किसका नंबर है जो आपके घर के अंदर यूज नहीं हो रहा है। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हो जाएगा। तो इसके अंदर अभी बता रहा है जैसे कि 3 नंबर बता रहा है, तीनों आप ही के घर के। तो जब आपको ये पता चला इसमें तीनों नंबर आपके घर के, अगर इसके अंदर कोई नंबर है जो आपने नहीं लिया है, वहां पर ऑप्शन आते हैं नॉट माई नंबर, उसके आगे चलते हैं नॉट रिक्वायर्ड एंड रिक्वायर्ड, थर्ड चीज। तो अगर जिसके नाम के ऊपर अपने नंबर नहीं आ रहा है ना, जो सिम आपके घर के अंदर यूज नहीं है, उसको लिखिए नॉट रिक्वायर्ड और उसको कीजिए इमीडिएट ब्लॉक। सबसे पहली चीज, क्योंकि साइबर क्राइम होता है, नॉर्मली जो साइबर क्राइम करने वाले लोग होते हैं वो 15 से 20 साल की एज के, वो एजुकेटेड नहीं है, उनको नहीं पता है कि क्या करना है। उनको इस बात से मतलब है कि मुझे किसी से पैसा लेना है, चाहे वो किसी भी तरीके से मैं ले लूं। तो अगर ये नंबर है तो पहले तो इसको ब्लॉक कीजिए। सबसे पहले नॉर्मली अपन साइबर अपन चलते हैं साइबर क्राइम की तरफ। स्टेटिस्टिक्स देखते हैं, पर डे उदयपुर के अंदर 1000 केस साइबर क्राइम के रिपोर्ट होते हैं, उसमें से 10 भी नहीं होते, क्योंकि पुलिस फोर्स बहुत कम है, पुलिस फोर्स इतना काम नहीं कर सकती। तो अपन को साइबर क्राइम से अवेयर रहना है। उसके लिए सबसे पहले चाहिए डिजिटल अरेस्ट। कितने जनों ने यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट के बारे में सुना है? एक मेमो वेयर है, सरापा वेयर है,
थैंक यू, आपने सुन रखा है, आपने सुन रखा है, आपने भी सुन रखा है, मैम आपने भी सुन रखा है। और सर चलो यहाँ पर जितने अप्रोच पब्लिक बैठी हुई है 100 अप्रोच और 10 जने हैं साइबर अरेस्ट, जैसे कि सॉरी डिजिटल अरेस्ट से अवेयर। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? सबसे पहले चीज डिजिटल अरेस्ट होता है एक फेक पुलिस ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर, आरबी ऑफिसर आपको व्हाट्सएप से कॉल करेगा या आपसे किसी भी तरह से कांटेक्ट करेगा और वीडियो कॉल पे आपको हाउस अरेस्ट करेगा। उसने अच्छी सी यूनिफॉर्म पहन रखी होगी, वो आपसे कम्युनिकेट करेगा, बात करेगा और ये बताएगा कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, आपके ऊपर एक केस रजिस्टर्ड है, जिसकी आपको वो डॉक्यूमेंट भी देगा। वो डॉक्यूमेंट देख के आप कभी ये अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। जैसे कि मैं आपको कुछ एक शेयर कर बताना चाहूंगा। एक मिनट, अरेस्ट वारंट एंड अरेस्ट फ्रीज ऑर्डर। सर क्या आप देखिए इसको पता लगा सकते हैं ये फेक है ओरिजिनल है? ये बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है, ठीक है। एक जन सर कंफर्म कर सकते हैं, सर आप बताएंगे? मैं ये आपको शेयर कर दूंगा तो बिल्कुल एक सीबीआई ऑफिसर ने सेंड किया हुआ है ओरिजिनली, इसके ऊपर लिखा हुआ अरेस्ट वारंट, आपका नाम है, एफआईआर नंबर है, पता नहीं एफआईआर नंबर सही है या गलत है, डेट लिखी हुई है कुछ 20/11/2024। ये मेरे एक फ्रेंड के साथ साइबर डिजिटल अरेस्ट का केस हुआ था। उसके अंदर उसको 2 दिन तक उस पैसे देगा, उसने 60,000 रुपए उस फर्जी पुलिस वालों को दे दिए। जो अकाउंट पे दिए वो अकाउंट फर्जी, क्या पता किसका अकाउंट था, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, वो पता चला किसी किसान का अकाउंट था। अब उस किसान के साथ पूछा गया है कि वो XYZ या वो कि अकाउंट हैकिंग हो गई, ये अकाउंट मैंने इतने टाइम पहले बंद कर दिया था, अब ये अकाउंट चल भी नहीं रहा है। अब उसको पता तक नहीं है कि ये अकाउंट चल रहा है, बंद है, उससे वो कुछ अवेयर नहीं है। जिस नंबर से इन्वेस्टिगेट कॉल आया था उसको वो नंबर फर्जी नंबर था, वो किसी और के नाम पर रजिस्टर है। तो मैंने सबसे पहले एक्टिविटी करने के लिए बोला था कि एक नंबर के ऊपर कितने सिम रजिस्टर्ड है, जितने जिसके के घर के अंदर है। अब उस जो रजिस्टर्ड सिम है वो पता नहीं कौन पहले ले ली थी, क्योंकि जब पहले सिम का प्रोसेस होता वो ऐसा होता था कि अपन सिम ले लेते, सिम आधार कार्ड देके, आज होता है फेशियल रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट होता है, आइरिस होता है, उसके बाद में अपन को एक सिम मिलती है। तो आज से 5 साल 10 साल पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। उस टाइम पर जो सिम रजिस्टर्ड हो चुकी है वो सिम आज तक भी चले, क्योंकि सिम बंद होने का प्रोसेस बहुत लेट होता है, तो इतना जल्दी हो नहीं पाता है। तो सबसे पहले अगर इस तरह से कोई फर्जी कॉल आए जिसका नंबर +91 के अलावा स्टार्ट होता है, तो आप सभी लोगों को वो कॉल उठाना नहीं है। सबसे पहले चीज तो ये उठाना नहीं। अगर आपने उठा लिया है, सबसे पहले अपने कैमरे के ऊपर ऐसे कैमरे के ऊपर हाथ रख देना है, क्योंकि इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले ऐसा कर देना और उस कॉल को होल्ड करके जिससे पहले कट कर देना है, क्योंकि इंडिया का जो नंबर है वो +91 से स्टार्ट होता है। तो अगर इंडिया के अलावा +92 मतलब +91 के अलावा जो भी नंबर आ रहा है वो मतलब अपने देश का नहीं है, वो है फर्जी सिम। फर्जी सिम क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है टेम्पररी नंबर करके, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, जिससे कि कुछ टाइम तक है ना एक नंबर कोई भी बंदा एक टेम्पररी ईमेल का यूज करके उस नंबर को बाय कर सकता है, उस नंबर से किसी को कॉल कर सकता है, किसी के साथ फ्रॉड कर सकता है। इस चीज से आप मतलब उसको अरेस्ट करना तो दूर की बात है, उसको इन्वेस्टिगेट करना भी बहुत लंबी बात हो गई। उसके प्रोसेस में तो दिन रात निकल जाएंगे। फिर अगर चलते हैं अपने दूसरे डेमो के ऊपर, और वो तो हाँ जैसे कि सर्वाइव है +87। अब +87 नंबर अपना देश का तो नहीं है, किस देश का है क्या पता, +60 है। जैसे कि आपको भी बोला है, तो मतलब आप तो +68 वाले उस नंबर को भी शायद नहीं जानते होंगे, पता नहीं वो कोई है। अभी इसमें से पर्सन कोई भी बोल सकता है कि मैं इन्वेस्टमेंट से बोल रहा हूँ, मैं आरबीआई से बोल रहा हूँ, बैंकिंग से बोल सकता है, XYZ किसी भी जगह से मैं बात कर सकता हूँ। उससे आप उस पर्सन को नहीं जानते, अब वो भी आपको नहीं जानता। एक्चुअली ये सब प्रोसेस होती है सबसे पहले डेटा लीक से। अगर आपने कोई ई-कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट गई है, वहां पर लॉगिन करा है, उसके अलावा वहां से जब डेटा लीक हुआ है तो वो डेटा बिका है मार्केट के अंदर। जो लोग क्राइम कर रहे हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उनके पास वो डेटा पहुंचा है, उनकी स्किल्स है कम्युनिकेशन स्किल्स, वो इतने प्यार से बात करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बंदा आपके नोन है या अननोन है। वो आपको आराम से
बातों बातों में पैसे आपसे निकला लेंगे। कुछ लिंक शेयर करेंगे, कोई एपीके फाइल आपसे डाउनलोड कराएंगे, कोई सॉफ्टवेयर आपसे डाउनलोड कराएंगे। इस तरह से वो पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा। अब इसके अंदर आपको अवेयर रहना है कि अगर कोई स्ट्रेंजर है, उससे आपसे कोई काम नहीं है, उसको कुछ देना नहीं, कुछ उससे लेना नहीं। सबसे अपनी सेफ्टी अपने हाथों में। फिर चलते हैं दूसरे ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर। इसके अंदर आते हैं जैसे कि ट्रायल, TRIL, जो अपने मोबाइल का नंबर आते हैं ना, मैसेज आते हैं, वो मैसेज ट्रायल से आते हैं। ट्रायल इंडिया की टेलीकॉम कम्युनिकेशन सर्विस वो क्या करती है, SMS सेंड करती है। अगर जैसे कि आपको OTP आया, OTP का आपने देखा, OTP के अंदर मैसेज नहीं देखा है, वो क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर नंबर होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है AR हाइफन, उसके अलावा 4 डिजिट और होती है, वो नंबर होती है ट्रायल के ऊपर, जिस कंपनी की जो ट्रायल के ऊपर रजिस्टर्ड होती है। तो इससे क्या होता है कि वो एक वेरीफाइड है। लेकिन अगर ऐसा कोई नंबर आ रहा है +31 से कोई मैसेज आ गया, वो मैसेज किसी भी क्या कहते हैं उसको, रेगुलर से ऑथोराइज नहीं है। इस तरह के SMS के OTP के ऊपर जब कोई OTP आता है तो OTP किसी को देना नहीं। किसी को अगर उसको नीचे कोई लिंक आ रहा है, उस लिंक पे बिल्कुल क्लिक नहीं करना। यहाँ पर कितने जनों के पास आईफोन है? क्या आपको लगता है आप सेफ हो? मतलब ऐसा जनरल मिथ है कि आईफोन वाले लोग जो है ना, वो ज्यादा सिक्योरिटी के अंदर रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। मैंने भी बहुत सुना है ऐसा। जब मैंने स्टडी करी इस चीज को मालूम है कि आईफोन कितना सेफ है या नहीं है। तो मतलब कितना लगता है आप लोगों को कि आईफोन कितना सेफ है? मतलब ऐसा 30%, 40%, 70% ऐसा कुछ आइडिया है? 40-50% ऐसा लगता है, क्योंकि उसके अंदर लिंक्स ओपन नहीं होते, OTP फ्रॉड नहीं आते, बस यही चीज है। ऐसा नहीं होता है। एक बग का लेवल इतना हाई होता है कि जो आई मैसेंजर आप यूज करते हो ना, रिसेंटली वो शायद मैं जब पुलिस ट्रेनिंग में था, जून की बात है, उससे 1 महीना पहले आई मैसेंजर हैक हुआ था। आई मैसेंजर हैक हुआ, आईफोन के अंदर का डेटा लीक हो गया, सारी इमेजेस चली गई बंदे की। उसके अंदर अगर डेटा भी जाता है तो क्या होता है, मतलब अगर किसी का डेटा लीक हुआ है, फोटो, पर्सनल इमेजेस ये सारी चली गई, तो मतलब क्या क्या हो सकता है? कोई बताएगा? मतलब कुछ सोचो ऐसा, कुछ क्या हो सकेगा, कुछ क्या कर सकता है? नहीं हो सकती, ठीक है, ब्लैकमेलिंग हो सकती है। अब ऐसा सुना है यार, मेरी तो डुप्लीकेट आईडी बन गई, वहां पर कोई बंदा किसी से पैसे मांग रहा है, या फिर मेरी किसी ने कुछ पर्सनल, जैसे मैंने कहा था, इमेजेस लीक कर दी है। तो ऐसा कभी सुना है किसी के साथ? यहाँ पर आपके साथ तो कुछ बताएंगे आप? मेरे साथ ऐसा हुआ कि व्हाट्सएप टीपी किसी मिलने वाले की लगी हुई थी, और सबसे पहले तो उसने मुझे मैसेज किया कि भैया कैसे हो? बढ़िया। उसने कहा यार एक काम था आपसे। तो मैंने कहा बताएं क्या काम है? तो उसने कहा यार मुझे ज्यादा नहीं, 10,000 रुपए की जरूरत है, अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे तो मैं शाम तक या कल तक आपको दे दूंगा। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, मैंने कहा ये बंदा सक्षम है, इसने कभी पैसा रिक्वायर नहीं किया है, ये मुझसे मांग रहे, इसका रीजन क्या? तो मैंने मेरे पास उनके दूसरे नंबर भी थे, तो मैंने उनको कॉल किया। तो मैंने कहा भैया यार आपने मेरे से अमाउंट मांगा। उसने कहा भैया ऐसा तो कुछ भी नहीं, मैंने तो आपको कोई कॉल नहीं किया। तो मैंने कहा आपके नंबर से और आपकी डीपी लगी हुई नंबर से मेरे पास कॉल आ रहा है और 10,000 रुपए की डिमांड आ रही है। तो उन्होंने थोड़ा सा देखा तो बोले मेरी आईडी हैक हो चुकी है, प्लीज आप उस फोन को अटेंड ना करें। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इनको पर्टिकुलरली एक ही पर्सन का आया। मेरे साथ ये हुआ कि मेरे 8 रिलेटिव, उनके मैसेजेस 1 बाय 1 कि एक दिन आज इस रिलेटिव का आया, नेक्स्ट डे डीपी चेंज, नंबर सेम था, डीपी चेंज, और दूसरा रिलेटिव, तीसरा रिलेटिव, चौथा रिलेटिव, इवन मतलब सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फला ढींगना, दूर दूर के जो रिलेटिव थे उनके मैसेजेस मतलब आए। तो वो थोड़ा सा कि आईडी हैक हो गई, और हालांकि अपने आप ही पता नहीं कैसे होके हुई, पर 8 जनों के आना एक बार मायने रखता है वो। थैंक यू सर, आपने बताया, ना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब इस केस में आप समझदार हैं, आपने सामने वाले से फोन करा कि ये बंदा सक्षम है, मैं इससे ये पैसे नहीं मांग सकता, क्योंकि आपको पता है कि उसके पास पैसे है। लेकिन इस केस में अगर किसी के पास
क्या कि किसी के दिमाग में एकदम से नहीं आया, किसी को लगा कि शायद ये इमरजेंसी में, उसने बिना कुछ देखे, बिना कुछ इन्वेस्टिगेट करे उस नंबर जो उसने सेंड किया उसके ऊपर उसने पैसे डाल दिए। और ये बहुत जनरल प्रैक्टिस है, सारे लोग ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि अपना आज ऐसा हो गया ना, कम्युनिकेशन अपन सिर्फ चैट से ही कर रहे हैं, बात तो बड़े दूर की बात हो गई, अपन कर नहीं रहे हो। तो अब जो लोग आपस में बात करते हैं एक्चुअली फोन पर, वो कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ ये पर्सन है या ये पर्सन नहीं है, तो इस तरह से वो तो रोक लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इस तरीके से आपके ऊपर कोई मैसेज आता है या आपके ऊपर या आपको लगता है किसी ने मेरी आईडी हैक कर ली है, सबसे पहले वैसे तो पुलिस वाले काम करते हैं, तो सबसे पहले नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर जाएं, वहां पर कंप्लेंट करें, जिससे कि वो इमीडिएट उस नंबर को ब्लॉक करें, जिससे कि वो फर्दर मैसेज आगे फॉरवर्ड नहीं कर सके, किसी और को नहीं कर सके। क्योंकि आज आप एक्टिव हो, आपने उससे बात कर ली, लेकिन उसने 10 जनों को, वैसा ने बोला 8 जनों को, मैं कह रहा हूँ वो लगभग आपका फोन का एड्रेस होगा, वो 50 जनों को मैसेज कर देगा, 50 जनों में से 5 जन उसको पैसे दे देंगे, 5 जनों ने पैसे दिए, ठीक है, गए पैसे किसके, आपके नाम से, कि आपने उनसे पैसे मांगे हैं, उन्होंने दिए, वो कल आपके ऊपर आएंगे, हाँ भाई तूने बोला था ये नंबर है XYZ, पहले भी ऐसा हो चुका है। तो उस चीज से अपन को बचने के लिए सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाए, वो नंबर ब्लॉक कराए, एक कंप्लेंट रजिस्टर करे, जिससे कि ये प्रोसेस हो सके समाप्त। सबसे पहले फिर चलते हैं अपन एक फिशिंग। फिशिंग नाम किसी ने सुना है? फिशिंग क्या होती है आपने सुना है? आप स्टूडेंट हो, पढ़ते हो ना, तो ओके, फिशिंग नाम आपने सुना है? आप बताएंगे, उसने एक रोड डाली है, वो वेट कर रहा है कि मछली आएगी और उसके अंदर फंसेगी, मछली आई, मछली फंस गई। अब इसको अपन रियल लाइफ में लेते हैं, किसी बंदे ने आपको कोई एक इमेज भेजी, कोई मैसेज करा, कोई लिंक भेजा, या कोई फर्जी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा जो ओरिजिनल वेबसाइट है उनकी कोई डुप्लीकेट वेबसाइट बनाई, उस पर आप गए, आपने ऑर्डर कर दिया, पेमेंट चला गया, पर प्रोडक्ट आपके पास आया नहीं, वो बता रहा है ट्रैकिंग में, हाँ प्रोडक्ट आ रहा है, 15 दिन हो गए, वो आ ही रहा है, पता नहीं कहां से आ रहा है। तो अगर इस तरीके से कोई फिशिंग चीज हो रही है, सबसे पहले किसी लिंक को क्लिक करके अपन को कोई रिडायरेक्ट नहीं होना है, सबसे पहले इस चीज का अवेयर रखना है। तो एक सॉफ्टवेयर है अपने इंडिया की गवर्नमेंट का, एम कवच करके, तो आप है ना सबको एक बार फेक लिंक्स आता है, कोई ओटीपी आएगा, तो वो सिक्योरिटी आपको अलर्ट करेगी, से शो करेगी कि ये नंबर और ये ओटीपी या ये लिंक ये फ्रॉड है। इस तरीके से आप एक तरीके से और साइबर सेफ रह सकते हैं, ठीक है। फिर अपन चलते मेंस कभी कंप्लेंट कर भी नहीं सकते, ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन इसका नाम होता है। जबकि इसमें क्या था, जब मैंने पहले बताया ना आपको, कभी भी कोई अनजान कॉल आए, सबसे पहले अपने फोन के ऊपर ऐसा वीडियो इस कैमरा को ऑफ कर देना है। ये इसलिए क्योंकि आजकल है ना रैंडम नंबर से कॉल आते हैं, सामने कोई होती है, वो उसके कपड़े उपड़े नहीं होते, कुछ होता है, और कभी कभी बंदा उससे कंटिन्यूस बात भी कर लेता है, उस चीज की वो सामने वाले जो भी साइबर स्कैमर होता है वो उसके साथ उसकी वीडियो बना लेता है, फिर वो वीडियो उसको अपलोड करने की धमकी देता है या उसके कॉन्टेक्ट में सेंड करने के लिए बोलता है। तो अगर ये सब चीज हो रही है तो अब उस जगह पर जो विक्टिम है वो कुछ भी नहीं कर पाता, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, न तो वो अपने फैमिली को बता पाएगा ये चीज, न ही वो पुलिस में जा पाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि कहीं वो खुद ही गिल्टी है कि उसने ये चीज करी है, जबकि उसका उसके अंदर 1% का हाथ नहीं है। इस तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर ना ऐसा कुछ अगर किसी के साथ होता है तो सबसे पहले नियरेस्ट थाने में जाए, अपनी फैमिली को अवेयर करे, कोई किसी के साथ कोई पेमेंट शेयर नहीं करना है। अगर कोई ऐसा कहता है कि हाँ भाई मैंने ऐसा किया वीडियो वायरल करूंगा, उसको वो ना कर देना, जब कर देना वीडियो वायरल कर देना, सबको भेज देना, मैं तेरे को 1 भी रुपया नहीं दूंगा, सीधी बात है। और उसी टाइम इमरजेंसी में साइबर पुलिस स्टेशन में जाइए, नॉर्मल पुलिस स्टेशन में जाएंगे, कंप्लेंट तो वहाँ रजिस्टर हो जाएगी, पर वो उस पर इंक्वायरी कुछ आगे करेंगे नहीं। अगर आप साइबर पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो इमीडिएट एक्शन हो जाएगा, तो उस नंबर को बंद कर देंगे, उस वीडियो को वो इंटरनेट से भी डिलीट कर सकते हैं। इतने भी आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। फिर कहते हैं डीप फेक, ये तो आप सबको पता होगा डीप फेक क्या होता है। आई थिंक तो सेम डिट्टो एआई से क्लोन बना दिया है। अगर उसका क्लोन है, नॉर्मली पर्सन इतना गौर नहीं करता है कि ये एक्चुअली रियल है या नहीं है, तो उसको देख लेता है ठीक है वो है। इसी तरीके से होती है वॉइस क्लोनिंग और एआई क्लोनिंग। आपके सामने वीडियो कॉल आया, सेम टू सेम पर्सन बैठा हुआ है जिसको आप जानते हो, वो आपसे बात कर रहा है, बातों में वो आपसे थोड़ी देर में पैसे मांग ही लेगा, कुछ भी करेगा, क्योंकि इनका एक मोटिव होता है कि इसको तो जैसे तैसे करके पैसे से निकालने हैं। अगर एक स्कैमर के पास 50 टारगेट है
तो 5 तो जने उसके साथ फंस ही जाएंगे एक दिन के अंदर। उसको तो अच्छे से 2-3 लाख की कमाई हो गई, और इतना कमाने में तो पूरे महीने 2-3-4 महीने या साल, किसी के लिए तो 3-4 साल भी निकल जाएंगे। सो मच सिंधी सेंट्रल सेवा समिति का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और ये बोलने का मौका दिया। कि सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ महादेव का, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया इस पूरी जर्नी में। वो एक गाइडिंग जो लाइट होती है वो मुझे पूरी महसूस हुई है इस जर्नी में, जो मेरे लिए, जिसने मेरी जर्नी बहुत ईजी बना दी। और मैं यही कहना चाहूँगी कि एक जीवन में एक सपोर्ट, गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। भले ही आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई करना चाह रहे हैं या किसी भी पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं, तो मुझे वो सपोर्ट मेरे पिताजी के रूप में मिला। मैं उसका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। तो अगर आपका बच्चा कुछ करना चाहता है पढ़ाई में, वैसे तो सिंधी समाज बिजनेस में बहुत आगे, लेकिन पढ़ाई में ही कभी कभी थोड़ा बहुत रह जाता है कहीं ना कहीं कमी। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे करना नहीं चाह रहे या आगे निकलना नहीं चाह रहे। काफी बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो अपने फादर के बिजनेस को संभालने के पीछे रह जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है और बोलता है कि नहीं मेरी पढ़ने की इच्छा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो आप प्लीज उसे सपोर्ट कीजिए। क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, इमोशनल सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। अपने बच्चे के साथ इतनी क्लैरिटी बना के रखिए, इस तरह का रिलेशन बना के रखिए कि वो आपको बोलने तो लगे कि हाँ मुझे ये करना है पापा, हाँ मुझे मम्मी ये करना है और आप मुझे करने दीजिए। तो अगर ये रिलेशन रहेगा तो चीजें बहुत आसान होगी, सिर्फ आज के लिए ही नहीं, फ्यूचर के लिए भी। क्योंकि रिस्पेक्ट, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप होती है, जब हम देते हैं तो हमें वो मिलती भी है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने के लिए। और अगर कोई भी इस फील्ड में भी जाना चाहता है तो आई एम ऑलवेज वन कॉल अवे, मैं अवेलेबल हूँ, मैं बिल्कुल हेल्प करना चाहूंगी। आई विल बी ऑनर्ड टू हेल्प। थैंक यू सो मच। करेंगे आप यहाँ बता रहे हैं आगे डॉक्टर सत्येंद्र जी सांकला साहब। मैं पूज्य हिरणमंडी पंचायत के अध्यक्ष श्री मुरली जी राजानी से महासचिव ओम जी तलदार से निवेदन करूंगा आप आए सत्येंद्र जी को शॉल और मोमेंटो दें। सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति की तरफ से आपका सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर सत्येंद्र जी सांकला साहब को सिंधी समाज की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि 13 तारीख के बाद हम आपके साथ मिठाई खाएं। जोरदार तालियां हो जाएं आपके लिए। इसी कड़ी में हमारे बीच में कुशाल सिंह जी हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित करूंगा। साइबर एक्सपर्ट कुशाल सिंह जी आप यहाँ पधारें। मैं प्रकाश जी फुलानी साहब से निवेदन करूंगा आप, राजेश जी खत्री आप यहाँ पधारें। मैं डॉक्टर राष्ट्री जी चौधरी से भी निवेदन करूंगा आप भी पधारें। मोबाइल नंबर। मैं मातृशक्ति से चांदनी जी लालवानी महिमा जी तुझसे निवेदन करूंगा आप पधारें। मैं निया जी दमानी साहब से मैम से भी निवेदन करूंगा आप भी पधारें। मैं ज्योति जी बिलोच जी और राजकुमारी जी से निवेदन करूंगा आप आए यहाँ। आप मीरा जी आप भी पधारें। हरीश जी आप भी पधारें एक बार इनके साथ। मीरा जी आप भी, रेखा जी आप भी। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमें गर्व है हमारी जानवी आहूजा पे। पूरे समाज ने दिया दादा।
एक सेकंड रुकिए। अमन के साथ भी खड़े हैं ना। कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं हमारे बीच में हरीश जी, इसी कड़ी में मेरे छोटे भाई अमन हसन। मैं इन तीनों भाइयों के साथ और चल रहा था तो एक दो चीजें मेरे दिमाग में भी आई थी कि मैं आपसे शेयर कर दूं कि सबसे पहले तो एक लकी ड्रॉ अपने से भरवाया जाता है कि आपको एक गाड़ी मिलेगी या कुछ मिलेगा, अपन फटाफट नंबर भर के दे देते हैं। इस चीज का ध्यान रखें कि वहां से फिर वो डाटा सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति द्वारा आयोजित आज इस कार्यक्रम में आम जन को जागरूक करने के लिए उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हमने शहर के मुख्य वक्ताओं को आमंत्रित किया, जिन्होंने आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करी। साथ ही एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति का, नागरिक का अधिकार है कि वो अपने अधिकार के साथ जिए, लेकिन उसका यह कर्तव्य भी है कि अपने अधिकारों के साथ साथ वो किसी अन्य के अधिकारों का हनन नहीं करे। तभी हमारा जो समाज है वो एक सभ्य समाज होगा, एक सभ्य राष्ट्र होगा और हम एक सभ्य समाज की स्थापना कर पाएंगे। मैं आए हुए अतिथियों का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने यहाँ आकर के अपने महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करी और सभी समाज के प्रमुख जनों का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया। एक ग्रुप फोटो करेंगे, लेकिन उससे पहले जब संविधान से संबंधित ये विषय है तो हमारी गुजारिश है आप सबसे एक बार राष्ट्रगान का गायन करें, उसके बाद हम एक ग्रुप